हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनपी स्टडी चैनल पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, हम अपने संविधान में किस प्रकार संशोधन कर सकते हैं और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ये कहाँ से ली गई है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और ये ये प्रक्रिया कौन से भाग में दी गई है? भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए हमारी जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार की है? कठोर और लचीली। देखिए ये दोनों प्रकार की है, कठोर भी है और लचीली भी है। कठोर प्रक्रिया इसलिए है ताकि हम अपने संविधान में ज़्यादा बदलाव ना कर सके, उसके लिए कठोर विधियों का या नियमों के द्वारा हम इसे चेंज कर सकते हैं, यानी परिवर्तन अपने संविधान में कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और लचीली क्यों है? ताकि आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सके। ठीक है, देखिए जो हमारी जो प्रक्रिया है कठोर और लचीली, कुछ संविधान सभा के कुछ सदस्य कठोर प्रक्रिया के पक्ष में थे और कुछ लचीली प्रक्रिया के पक्ष में थे। जो कठोर प्रक्रिया के पक्ष में थे वो कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। और लचीली प्रक्रिया के पक्ष में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए किस प्रकार की प्रक्रिया है हमारी? मिश्रित प्रक्रिया, यानी कठोर भी है और लचीली भी है। ठीक है, संविधान संशोधन की यह शक्ति किसे दी गई है? संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? ये कर सकती है संसद। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संविधान में संशोधन कर सकती है। और देखिए ये संविधान में संसद क्या क्या संशोधन कर सकती है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, संसद प्रस्तावना, मूल अधिकारों और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। देखिए संसद की क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए संविधान संशोधन के लिए, इसके लिए कई वाद आए हैं। वाद मतलब केसेस, कई केस आए हैं। जैसे एक केस आया था सबसे पहले, चंपाकम दोराइजन मद्रास, ये केस था 1951 का। इसमें और एक केस था सज्जन सिंह राजस्थान 1965। इस केस में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, देखिए इन दोनों केस के बाद एक केस और आया, गोलकनाथ वाद 1967 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, मतलब कि संविधान के मूल अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद एक केस हो आया, वो था केशवानंद वाद केरल 1973 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, मतलब संविधान प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। देखिए आधारभूत ढांचा था क्या? इसके लिए संसद द्वारा पूछा गया कि आधारभूत ढांचा है क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कहा कुछ तत्व बताए हैं जो इसमें आधारभूत ढांचे में के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत तत्व दिए गए थे वो कौन कौन से थे? ये थे संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक शासन प्रणाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायालय की स्वतंत्रता और कुछ दशाओं में मूल अधिकार। देखिए ये सब तत्व किसके अंतर्गत रखे गए थे? आधारभूत ढांचे के। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में बार बार संशोधन किए जा रहे थे। जैसे उसमें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, और जैसे संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था, उसमें संशोधन किया गया। तो बार बार संशोधन किए जा रहे थे, तो उसके लिए एक बार ही समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, ताकि बार बार संशोधन ना करना पड़े, उसके लिए एक ही बार समीक्षा कर ली जाए। ठीक है, इसके लिए एक आयोग तैयार किया गया, आयोग का गठन किया गया। वो कौन सा आयोग था? संविधान समीक्षा आयोग। उसमें 11 सदस्य थे। ये आयोग 22 फरवरी 2002 को गठित किया गया। देखिए इस जो ये आयोग था समीक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया?
वेंकटचल्या ने एक रिपोर्ट तैयार की और 31 मार्च 2002 को अरुण जेटली को प्रस्तुत की। अरुण जेटली को उन्होंने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में क्या क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में एक तो आर्टिकल 356 356 पर चर्चा की थी। उसमें क्या था कि विधानसभा को भंग करने से पहले संविधान में एक बार विचार करना आवश्यक होना चाहिए। और दूसरा, चुनाव में खड़े उम्मीदवार पर कोई भी आपराधिक मुकदमा न हो। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार होना चाहिए। दल बदल व्यक्ति है उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। सीएजी का कार्यकाल 5 वर्ष कर देना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी आयु 68 करने का प्रावधान किया गया और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी आयु 65 करने का प्रावधान किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में ये सब किया गया था और ये तो थी बेसिक बात, ठीक है। ये तो आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमने आपको बताई है। अब देखिए मुख्य बात क्या है, हमारी मुख्य बिंदु क्या है। चलिए मुख्य बात करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। 3 प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन के लिए, ठीक है। देखिए पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरी है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधन, ठीक है। पहली प्रक्रिया जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन है, ये एक सरल प्रकार की प्रक्रिया है, इसे संशोधन में नहीं रखा गया है, ठीक है। ये एक सरल प्रकार की है पर कुछ इसमें संशोधन में नहीं रखा गया, पर इसके द्वारा कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। और एक प्रक्रिया कौन सी है, विशेष बहुमत, ठीक है। और तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा। देखिए जो विशेष बहुमत है और विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा, ये दोनों प्रक्रिया हैं, ये 368 आर्टिकल 368 में दी गई है, इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन साधारण बहुमत द्वारा संशोधन का उल्लेख आर्टिकल 368 में नहीं किया गया क्योंकि एक सरल प्रकार की विधि है यानी प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक है। देखिए संशोधन कैसे होता है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे होगा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। देखिए जैसे ही संसद में हमने कोई विधेयक प्रस्तुत किया है और उसके साधारण बहुमत मिल जाने पर और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद वो एक कानून यानी लॉ बन जाता है या फिर अधिनियम एक्ट बन जाता है, ठीक है। जो साधारण बहुमत है ये क्या होता है, देखिए इसका तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। मतलब कि जो सदन में उपस्थित हैं सदस्य और मतदान करने वाले हैं और उनके जो वहाँ पे उपस्थित है उनके आधे से अधिक जिन सदस्यों के बहुमत, उसे क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। मतलब कि 50% से अधिक जितने भी बहुमत होंगे 50% से अधिक वो क्या कहलाएंगे, साधारण बहुमत। देखिए साधारण बहुमत से कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं, किस किस में संशोधन किया जा सकता है, वो कुछ प्रमुख उपबंध है, ठीक है। देखिए कौन कौन से है वो प्रमुख उपबंध जिससे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन। देखिए जो अनुच्छेद 2 और 3 में दिया गया है इनमें किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा। देखिए वैसे इन्हें संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है। ये सिर्फ साधारण बहुमत द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। एक है नागरिकता से संबंधित, कैसे हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, कैसे समाप्त कर सकते हैं, उसमें संशोधन कैसे करेंगे, तो वो किस में दिया गया है, किस विधि द्वारा होगा, साधारण बहुमत विधि द्वारा, ठीक है। जो कि अनुच्छेद 11 में दिया गया है नागरिकता के प्रावधान, ठीक है। इसमें क्या अगर संशोधन करना हो तो कौन सी विधि द्वारा करेंगे, साधारण बहुमत विधि द्वारा, ठीक है। देखिए अनुसूची 5 और 6 में जो भी दिया गया है उसमें अगर संशोधन करना हो तो वो हम साधारण बहुमत द्वारा ही करेंगे। देखिए अनुसूची 5 और 6 में क्या
देखिए अनुसूची 5 और 6 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों की व्यवस्थाएं। अगर इनमें संशोधन करना हो तो हम साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन और भत्ते में अगर संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत द्वारा ही हम संशोधन करेंगे। ठीक है, चलिए